नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में बताने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके आने वाले यूपीआरओ, यूपी पीसीएस और यूपी कांस्टेबल और इससे ज़्यादा भी जो यूपी ट्रिपलएससी द्वारा आयोजित की जाती हैं परीक्षाएं, उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, जिससे हम आपको और अच्छे कंटेंट को भी ऐसे ही प्रोवाइड कराते रहें। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो का यदि आप पीडीएफ चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। उसके बाद हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले हम सभी अनुच्छेदों को पढ़ लेंगे और फिर पढ़ने के बाद हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे लास्ट में, और देखेंगे किसके कितने सही होते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपने कि आपके कितने सवाल उसमें सही हुए। तो चलिए पहला देख लेते हैं, भाग एक यानी कि संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। पहले तो संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, तो 22। उनमें से पहला भाग है भाग 1, जिसमें आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 यानी कि अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक रखा गया है। अब इन 4 तक अनुच्छेदों में कौन इम्पोर्टेंट है वो अनुच्छेद हम इस वीडियो में देखेंगे। उसी प्रकार हम उसके बाद दूसरा अनुच्छेद देखेंगे। दूसरे अनुच्छेद में 5 से 11 अनुच्छेद हैं और दूसरे पार्ट में, तो उसमें कौन कौन इम्पोर्टेंट है उन अनुच्छेदों को देखेंगे। इसी प्रकार हम 22 पार्टों को पढ़ने वाले हैं जो कि संविधान के हैं। तो चलिए देख लेते हैं। भाग 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 में क्या है, संघ का नाम है और उसका क्षेत्र है। भाग 2 है, नए राज्य का प्रवेश एवं स्थापना है। तो भाग 2 में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, जैसे कि अब इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मान लो कोई नेपाल का राज्य भारत में विलय करना चाहता है, यानी कि वह भारत के साथ रहना चाहता है, नेपाल का राज्य है। तो भारत कौन से आर्टिकल में संशोधन करेगा, वो आर्टिकल है आर्टिकल 2, नए राज्यों का प्रवेश। याद रखिएगा, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना आर्टिकल 2 के तहत। उसके बाद हम देख लेते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आर्टिकल 3 क्या कहता है, नए राज्यों का गठन, यानी कि जो नया राज्य बन जाएगा, बनने के बाद उसका जो गठन है, मौजूदा उसकी सीमाएं हैं, उसके क्षेत्रों का और उसके नामों में जो परिवर्तन किया जाता है वो आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है। लेकिन जो प्रवेश है नए राज्यों का वो आर्टिकल 2 के तहत। इन दोनों में बस इतना ही अंतर है और इम्पॉर्टेंट भी है, आपके कई बार स्टेट एग्जामों में पूछा गया है यह। उसके बाद हम अगला देख लेते हैं, भाग 2। तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। यहाँ पर देख लीजिए, नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 के अंतर्गत 5 से 11 आर्टिकल अनुच्छेद के तहत हैं। अनुच्छेद 5 के तहत क्या है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। तो अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 6 में एक निश्चित व्यक्ति की नागरिकता का अधिकार जो पाकिस्तान से भारत में स्थानांतरित हो गया है। तो अनुच्छेद 6 में एक निश्चित व्यक्ति की नागरिकता का अधिकार जो पाकिस्तान से भारत में स्थानांतरित हो गया है। उसके बाद अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। तो अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। उसके बाद अनुच्छेद 11 देख लेते हैं, संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। तो संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। उसके बाद भाग 3 देख लेते हैं। तो भाग 3 इसमें है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, यानी कि इसमें मूल अधिकारों को रखा गया है। जो मूल अधिकार हमको दिए गए हैं संविधान द्वारा वो इसी में रखे गए हैं भाग 3 में। अब भाग 3 में पहला आर्टिकल है आर्टिकल 12,
जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य किन इकाइयों को कहा जाएगा। उसके बाद भाग 13 मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानून हैं, तो भाग 13 में। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट है, प्रारंभ में भारत के संविधान में 7 बुनियादी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन अब केवल 6 हैं। संपत्ति का अधिकार 31 को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। एक कानूनी अधिकार 301 बनाया गया है और संविधान के भाग 12 में शामिल किया गया है। तो जो संपत्ति का अधिकार था उसको भारतीय संविधान द्वारा अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पहले यह मौलिक अधिकार था, लेकिन अब आर्टिकल 300 का में जोड़कर भाग 12 में शामिल कर दिया गया है। इसके बाद हम अगला इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता है। तो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी को अवसर की समानता दी गई है। उसके बाद अनुच्छेद 17 देख लेते हैं, अस्पृश्यता का अंत दिया गया है अनुच्छेद 17 में, यानी कि किसी के साथ कोई भी छुआछूत नहीं की जाएगी। तो इसमें अनुच्छेद 17 के द्वारा इसका अंत दिया गया है। 18 के द्वारा उपाधियों का उन्मूलन दिया गया है। जो लोग उपाधियां धारण करते हैं केवल शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें कि डॉक्टर वाली उपाधियां दी जाती हैं और सैन्य वाली, इन 2 क्षेत्र को छोड़कर सभी उपाधियों को उन्मूलित कर दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है, या उनको अब लोग धारण नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सैन्य और शिक्षा के क्षेत्र की उपाधियों को छोड़कर। ये सारे आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 14, 15, 16, 17, 18। आर्टिकल 19 भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप इसके पार्ट भी याद रखिएगा कि सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। आर्टिकल 19 और वे अधिकार क्या हैं? पहला है 19 का ए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि जो हम सोशल मीडिया पर खुलकर बातचीत करते हैं सरकार के बारे में या फिर किसी भी मुद्दे के बारे में, यह किस आर्टिकल के तहत हमें अधिकार है? तो आर्टिकल 19 के तहत। आर्टिकल 19 बी में कहा गया है शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। आर्टिकल सी में संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल डी में या आर्टिकल 19 का घ भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। तो घा से घूमना याद रखो, घूमने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 का ई में भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। और 19 का एफ ये छोड़ दिया गया है, इसे हटा दिया गया है, अब याद रखिएगा। तो 19 के एफ को अब हटा दिया गया है। और 19 का छ कोई भी पेशा अपनाने या कोई व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है 19 का छ में। तो ये 6 आर्टिकल हैं, आप इनको याद रखिएगा, 6 मौलिक अधिकारों को। और 19 का एफ वाले को अब हटा दिया गया है। अगला आर्टिकल देख लेते हैं, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में याद रखिएगा, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। तो इसमें प्राइवेसी की बात की गई है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जीवन का अधिकार। उसके बाद आर्टिकल 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से संरक्षण दिया गया है, आर्टिकल 22। उसके बाद आर्टिकल 23 देख लेते हैं, मानव तस्करी और बलात्कार श्रम का निषेध दिया गया है, आर्टिकल 23 में।
आर्टिकल 24 देख लेते हैं। कारखानों और खदानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है आर्टिकल 24 में। उसके बाद देख लेते हैं आर्टिकल 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के तहत है। यानी कि हम जो आज किसी भी धर्म को मना रहे हैं उसको किस आर्टिकल के तहत हमको आज़ादी है, तो ये आर्टिकल 25 है। ऐसा प्रश्न आपके स्टेट एग्ज़ाम और यूपीएससी जैसे एग्ज़ामों में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा ये भी। आर्टिकल 26, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। उसके बाद अनुच्छेद 27, किसी विशेष मामले के प्रचार के लिए कर देने की स्वतंत्रता। तो किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए जो हम कर देते हैं वह कर हमेशा टैक्स रहित होता है, तो वो आर्टिकल 27 के तहत है। आर्टिकल 28, धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की अनुमति। तो आर्टिकल 28 में धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की अनुमति है। उसके बाद अगला अनुच्छेद है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो देख लेते हैं। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29। आर्टिकल 30, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। तो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के उपाय दिए गए हैं अनुच्छेद 32 के तहत। और याद रखिएगा अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने, BR अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा। तो याद रखिएगा संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है। इन्हीं को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला पार्ट आ जाता है भाग 4, नीति निर्देशक तत्व। तो ये भाग 4 है, यहाँ से शुरू होता है संविधान का भाग 4। तो यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है? 36 से 51 अनुच्छेदों में। तो 36 में राज्य की परिभाषा है, तो यहाँ पर राज्य की परिभाषा है 36 में। फिर से उसके बाद 37 में क्या दिया गया है? तो 37 में राज्यों के नीति निर्देशों के बारे में DPSP का अनुप्रयोग। अब इसी DPSP के बारे में हम पढ़ते हैं पूरा। तो पहला है DPSP में 39A। तो 39A समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। तो समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता 39A में बात की गई है। अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है? ग्राम पंचायत का गठन। यह गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार। तो काम, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार अनुच्छेद 41 में बात की गई है। अनुच्छेद 43 में श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि के बारे में बात की गई है। तो अनुच्छेद 43 में श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि के बारे में अनुच्छेद 43 में बात की गई है। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी रहेगी, यानी कि उद्योग अपने जो भी नियम बनाएगा उनमें श्रमिकों को जरूर शामिल करेगा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 43 में बात की गई है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है और प्रथम राज्य है गोवा जहां पर समान नागरिक संहिता लागू की गई है। तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की गई है। अनुच्छेद 45 में, तो अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है।
उसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 46, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के शैक्षिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देने की बात अनुच्छेद 46 में की गई है। अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य माना गया है। तो पोषण स्तर और जीवन के स्तर को ऊपर उठाना लोगों के, यह किसका कर्तव्य है? तो राज्य का कर्तव्य है, अनुच्छेद 47 में कहा गया है। उसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 48 का यदि पूछा जाए, अनुच्छेद 48 का तो यहाँ पर पर्यावरण का संरक्षण बताया गया है। ये यहाँ पर नहीं टाइप हुआ है, तो याद रखिएगा पर्यावरण का संरक्षण अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 49 प्राकृतिक महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। तो अनुच्छेद 49 प्राकृतिक महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। उसके बाद अनुच्छेद 50, तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना अनुच्छेद 50। उसके बाद अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51, याद रखिएगा अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के बारे में बात की गई है। उसके बाद कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 46वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में एक और जोड़ा गया, यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है उसको जोड़ दिया गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा कि माता पिता अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे और प्राथमिक शिक्षा। उसके बाद है अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 यह बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति की या संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी? राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी? राष्ट्रपति में, ऐसा बताता है अनुच्छेद 53, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ये कौन बताता है? आर्टिकल 54 में बताया गया है राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होगा एक, अनुच्छेद 63, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उसके बाद अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा। उसके बाद अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अनुच्छेद 72, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 72। और यहाँ पर आगे देख लेते हैं, एक अनुच्छेद यहाँ पर मिस हो गया है, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण के बारे में बात की गई है। तो राष्ट्रपति कैसे शपथ लेगा, ये अनुच्छेद 60 में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 74 के तहत। अनुच्छेद 76 में भारत के लिए अटॉर्नी जनरल होगा, यह बताया गया है अनुच्छेद 76 में। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 79 या अनुच्छेद 79
ये संसद का गठन के बारे में बात करता है। इसके बाद अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 80, राज्यसभा की संरचना क्या होगी ये बताता है इसमें, और 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताता है। तो इन तीनों को कैसे याद रखना है हमें, सरला शब्द से, स से संसद 79, राज से राज्यसभा और ला से लोकसभा। तो ये ट्रिक है, याद रखिएगा, सरला, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। और आर्टिकल है इनके क्रम से 79, 80 यानी कि 79, 80, 81। अगला है 83, संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताया गया है आर्टिकल 83 में। आर्टिकल 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात की गई है आर्टिकल 93 में। आर्टिकल 105 में संसद भवन की शक्तियां और विशेषाधिकार आदि के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 105 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 109। और धन विधेयक की परिभाषा क्या होगी, आर्टिकल 110 में कहा गया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा है। उसके बाद अगला भी इम्पॉर्टेंट है 10112 यानी कि 112 आर्टिकल में वार्षिक वित्तीय बजट के बारे में बताया गया है। सॉरी, यहाँ पर बजट नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट शब्द का हमारे संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, तो याद रखिएगा हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, वो भी आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक के बारे में बात करता है। आर्टिकल 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्तियां, तो कुल मिलाकर अध्यादेश की बात करता है राष्ट्रपति के, आर्टिकल 123। उसके बाद 124 ये राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है कि हमारे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा आर्टिकल 124 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताता है। उसके बाद देख लेते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में, आर्टिकल 126 बताता है। आर्टिकल 127 के अनुसार तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में है तदर्थ न्यायाधीशों को भी रखा जाता है, यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में रखा जाता है तदर्थ न्यायाधीशों को, बाकी हाई कोर्टों में इस प्रकार के न्यायाधीशों को नहीं रखा जाता। आर्टिकल 128 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तो याद रखेगा उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भी एंट्री होती है, वहाँ उनको भी रखा जाता है कभी कभी। उसके बाद हम देख लेते हैं 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, तो आर्टिकल 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, यानी कि उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय होंगे, उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय होंगे वो एक कानून की तरह फॉलो किए जाएंगे, यानी कि ऐसा लगेगा कि उन्होंने, सरकार ने एक कानून बना दिया है, तो उच्चतम न्यायालय को इसीलिए अभिलेख न्यायालय कहा गया है। उसके बाद देख लेते हैं आर्टिकल 130 सर्वोच्च न्यायालय की सीटों के बारे में बताया गया है कि कितनी सीटें होंगी। आर्टिकल 136 उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए विशेष अनुमतियों की आवश्यकता होगी। और आर्टिकल 137 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय एवं आदेश की समीक्षा, यानी कि 137 में न्यायिक समीक्षा के बारे में बात की गई है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। न्यायिक समीक्षा यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो अपने निर्णय देता है उनको दोबारा भी देख सकता है, क्योंकि समय के अनुसार निर्णय में बदलाव जरूरी है, क्योंकि नई नई खोजें होती हैं, नए नए तरीके से हमारा समाज बदल रहा है, तो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट अक्सर अपने पुराने निर्णयों की न्यायिक समीक्षा करता है।
कि कहीं वहाँ पर कोई त्रुटि तो नहीं हुई है, तो इसको क्या किस में रखा गया है, अनुच्छेद 137 के तहत। अगला है 141, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय देगा वो सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी रहेगा। अनुच्छेद 148 से 151 में रखे गए हैं CAG साहब, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को रखा गया है। तो याद रखिएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG को अनुच्छेद 148 में। उसके बाद आर्टिकल 149 CAG के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 153। 153 में भारत का या राज्य का एक राज्यपाल होगा या 2 राज्यों के भी एक राज्यपाल करने का प्रावधान है 153 में। उसके बाद आर्टिकल 154, तो राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में बात की गई है। तो 154 में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में। 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में 161 में बात की गई है। 165 में राज्य का महाधिवक्ता, यानी कि जो राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है सरकार की तरफ से, उसे आर्टिकल 165 में प्रावधान किया गया है। उसके बाद 213 आर्टिकल अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 213 कि राज्यपाल भी अध्यादेश वाली शक्ति रखता है। उसके बाद आर्टिकल 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है आर्टिकल 214। आर्टिकल 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा, ये बताया गया है आर्टिकल 215 में। तो उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना आर्टिकल 215 में। आर्टिकल 226 में कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 226 में। उसके बाद अनुच्छेद 233 जिला न्यायालयों की नियुक्ति के बारे में बताता है कि जिला न्यायालयों की नियुक्ति कैसे होगी। उसके बाद अगला है अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण कौन रखेगा और किस प्रकार रखेगा। तो अनुच्छेद 235। अनुच्छेद 243A तो ग्राम सभा के बारे में वर्णन करता है अनुच्छेद 243 से। अनुच्छेद 243B पंचायतों का गठन, तो पंचायतों का गठन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 243B। तो इसमें भी बहुत सारे आर्टिकल हैं 243A में, तो 243 को आप स्पेशल पढ़ लीजिएगा। उसमें 243A, B, C, D और E, इसके अलावा K। तो K में है चुनाव, 243 K में चुनाव का है कि पंचायतों का चुनाव कितने वर्ष में होगा, कैसे होगा। तो ये 5 सालों में होता है चुनाव, तो चुनाव के बारे में। उसी प्रकार 243E पंचायतों का कार्यकाल, तो इसमें कार्यकाल है, याद रखिएगा। इसको कैसे याद रखना है, ई 5वें अक्षर में आता है अंग्रेजी के, तो 5 से कार्यकाल यानी कि 5 साल कार्यकाल होता है। और डी 243D ये आरक्षण होता है, तो 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान है इसमें। सी में संरचना है, सी में संरचना है और बी में गठन है, वहीं ए में ग्राम सभा का गठन ए में भी है। तो याद रखिएगा, इन आर्टिकल को आप अच्छे से थोड़ा और देख लीजिएगा। उसके बाद आर्टिकल 266 समेकित निधि और लोक लेखा निधि के बारे में बात करता है। आर्टिकल 267 भारत की आकस्मिकता निधि, तो आर्टिकल 267 में भारत की आकस्मिकता निधि। आर्टिकल 280 वित्त आयोग, तो आर्टिकल 280 वित्त आयोग का प्रावधान करता है। वहीं उसके बाद आर्टिकल 300 का, तो 300A या 300 का में संपत्ति का अधिकार रखा गया है। इसी को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में
मूल अधिकार से एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं अनुच्छेद 300 का 1 व्यापार, वाणिज्य और संभाग की स्वतंत्रता। सॉरी, यहाँ पर मिस टाइप हुआ है, यानी कि इधर उधर हम कहीं भर भी भारत में व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद 302 व्यापार, वाणिज्य और प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति। उसके बाद हम देख लेते हैं आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवा। तो अखिल भारतीय सेवा 312 में प्रावधान किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 315 तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। तो संघ और राज्यों के लिए 315 में लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। उसके बाद आर्टिकल 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बात की गई है। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य क्या होंगे। 323 से आर्टिकल 323A इसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में बात की गई है। उसके बाद आर्टिकल 324 यानी कि 324 में चुनाव आयोगों के बारे में बताया गया है कि चुनाव आयोग होगा। और 325 में कोई भी व्यक्ति धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा, यानी कि सबको अपना मताधिकार प्रयोग करने का अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। उसके बाद 338 है SC ST के लिए राष्ट्रीय आयोग। 340 पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति। 343 संघ की आधिकारिक भाषाएं के बारे में, तो याद रखिएगा संघ की आधिकारिक भाषाओं के बारे में 343 में है। 345 में किसी राज्य की आधिकारिक भाषाएं एवं अन्य भाषाओं के बारे में। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं के बारे में। 351 हिंदी भाषाओं के विकास हेतु निर्देशों के बारे में। उसके बाद आर्टिकल 352 आपातकालीन की उद्घोषणा या राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संबंधित है 352। उसके बाद है आर्टिकल 356 राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन कैसे लागू होगा, ये बताया गया है अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो याद रखिएगा भाग 20 में संविधान में संशोधन करने की शक्ति के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 368। आइए कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का प्रावधान हुआ है। तो इसका सही जवाब है, यदि आपने पूरा वीडियो देखा होगा, ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 से 11 अनुच्छेद में। अगला जवाब है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान हुआ है। तो अनुच्छेद 1 से 4 में। चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का प्रावधान हुआ है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 12 से 35 में। याद रखिएगा इसमें मूल अधिकारों का प्रावधान हुआ है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान हुआ है। तो 36 से 51 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के और किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान हुआ है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 18, अभी हमने इसको जिक्र किया।
और अनुच्छेद 21 में किसका प्रावधान है, तो जीवन का अधिकार यानी कि प्राइवेसी, तो जीवन जीने का अधिकार, या फिर इसमें प्राइवेसी की बात की गई है। अनुच्छेद, अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान हुआ है। अनुच्छेद 19 का नंबर ये भी रख सकते हैं 19 में, या 19 का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने के अधिकार का वर्णन हुआ है, तो अनुच्छेद 21 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हुआ है, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21 का अनुच्छेद में, याद रखिएगा पहला, वो चौथा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान हुआ है, अनुच्छेद 40 में, याद रखिएगा अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यूसीसी समान नागरिक संहिता का प्रावधान हुआ है, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 44। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका का बंटवारा का प्रावधान हुआ है, तो इसका सही जवाब क्या है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बंटवारे का प्रावधान अनुच्छेद 50 में हुआ है, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान हुआ है, तो अनुच्छेद 60 में, हमने इसको बताया भी था, तो अनुच्छेद 60 में भारत के राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का प्रावधान हुआ है, तो राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति का प्रावधान किस में हुआ है, तो अनुच्छेद 72 में, याद रखिएगा अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का प्रावधान हुआ है, तो संसद का प्रावधान हुआ है 79 में, याद रखिएगा हमने बताया भी था, इसमें ग्राम पंचायतों का गठन, 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का बंटवारा 50-50, अनुच्छेद 32 में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की, तो इसका सही जवाब अनुच्छेद 79 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान हुआ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 308, यूपीपीसीएस 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, याद रखेगा। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का प्रावधान हुआ है, तो अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश का प्रावधान हुआ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 123 में। उसके बाद अगला प्रश्न है, यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसे कमेंट में कर जवाब दीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान हुआ है, आप इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। आपने यदि पूरा वीडियो देखा है तो इसका आप जवाब ज़रूर दे पाएंगे, अभी हमने 2 मिनट पहले इसको बताया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।